हरियाणवी कलाकार उत्तर कुमार पर ये आरोप लगे हैं उसी के को एक्टर भव्या गौतम के से कि उसने 9 साल तक उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब उत्तर कुमार का काम हो गया तो उसे छोड़ दिया। इसी बात पे उन्होंने केस फाइल किया। साथ ही साथ SC/ST एक्ट भी उन्होंने उत्तर कुमार के खिलाफ फाइल किया, ये कह के कि उनको चमारी चमारी कहा गया, उनकी जाति पे सवाल उठाए गए। अब यही केस कितना सही है कितना गलत है इसे कानूनी नज़रिए से समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ध्रुव जी। आज चलिए इन्हीं से हम बात करते हैं और पता करते हैं कि किस तरीके से ये जो एक्ट है ये सही है या नहीं है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में ध्रुव जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये जो उत्तर कुमार जी का जो केस आया है जो अभी इतना ज़्यादा सुनने में आ रहा है, इसमें जिस तरीके के भव्या गौतम ने एक्ट लगाया है कि 9 साल तक उन्हें शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद उनको छोड़ दिया। हर चैनल पे एक बात वो कह रही हैं कि वादा नाम की चीज़ होती है, उन्होंने वादा किया था इसलिए थी, भले उनको ये पता था कि उनकी शादी हो रखी है, बच्चे हैं। तो कहाँ तक लगता है कि ये कोर्ट में ये केस आना सही है? मर्जी से हुआ था ना ये सब चीज़? देखिए, मैं जो फील कर रहा हूँ ओवरऑल एज ए लॉयर, एज ए एनालिस्ट ऑफ द लॉ, एविडेंस को मैंने देखा समझा, जितनी भी भव्या से रिलेटेड जो वीडियोस हैं अब तक सोशल मीडिया के थ्रू जो एक्सेस हुआ मुझे, आई हैव ऑल गॉन थ्रू फाइनली। एंड आल्सो रिसेंट जो इनके स्टेटमेंट्स आए हैं जिनमें वो खुद कह रही हैं कि ऑल द वीडियोस वायरल एंड ऑल दैट हैज़ गॉन इनटू द सेवरल मिलियंस, 500+ में मिलियंस में गया है। तो अब ये कह रही हैं कि जब हमारा खुद का बयान नहीं है ये, और वो जितनी भी बातें का डिमांड कर रही हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि वो ब्लैकमेल कर रही हैं उत्तर कुमार को, समझे? नोइंग द फैक्ट्स, देखिए, आप किसी पर रेप केस कर दें, 9 साल तक आप किसी के संगति में रहें और 9 साल में आपने कहीं कोई जो है किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, ना किसी पुलिस थाने में या डायरेक्ट कोर्ट में जाकर या कहीं महिला कमीशन में जाकर या किसी महिला हेल्पलाइन में जाकर किसी तरह का आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया कि यह आदमी मुझे काम देने के नाम पर या मुझे फेमस करने के नाम पर या मेरी आर्टिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है या मेरी जो महिला की जो मर्यादा होती है उसको भंग कर रहा है या अन्य प्रकार की किसी भी तरह का आपने कोई कहीं पर जो है I mean, you have not given any kind of complaint. No, complaint, It means that the duration of 9 years you have cohabited, आपने जो संबंध, सेक्सुअल संबंध बनाया, आपने संभोग का संबंध बनाया, शारीरिक संबंध बनाया, आपने मानसिक रूप से उनको शेयर किया, अपने शरीर को, मन को, तन को, तमाम चीज़ों को, तो ये आपका पर्सनल कंसेंट था। और रेप के आधार पर जो है रेप का केस तभी बनता है जब आप के साथ किसी प्रकार का जो है अभद्रता में जो सामने वाला पक्ष है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जबरन कर रहा है या आपको जबरन मनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आज अब 9 साल के बाद जो है आप कह रही हैं, स्टेटमेंट में दे रही हैं कि मुझे उन्होंने कहा था कि मैं शादी करूँगा, मुझे उन्होंने कहा था कि मैं तुझे बंगले खरीद दूँगा, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें गाड़ी दूँगा, बीवी का दर्जा देंगे, उसको डिवोर्स देंगे, बीवी का पहली वाइफ को डिवोर्स देकर तुम्हारे साथ शादी करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि इस तरह की भाषा बोलना और इस तरह की सोच लेना, ये तो पहला क्राइम वो खुद कर रही हैं कि किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बसाना चाहती हैं किसी व्यक्ति के साथ जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जो ऑलरेडी जो है जवान बच्चों का बाप है, उसको पोते पोतिया नाती नाती जो भी है उत्तर कुमार को। हाँ, और दूसरा जो है खुद हमें ये भी पता चला है कि जो भाव्या जो है वो ऑलरेडी मैरिड है पहले से, समझे? वो कोई कुमारी गर्ल नहीं है, खुद एक स्टेटमेंट में वीडियो में बोल रही है वो। हाँ, तो अब सवाल ये है कि एक किसी खास चीज़ को पाने के लिए आपने जो है अपने को ऑफर किया, तो ये तो लेन देन हो गया, ये तो सौदा हो गया। जहाँ सौदा हो रहा है, जहाँ सौदा में लेन देन हो रहा है कि आप हमको ये दीजिए इसके बदले हम इसको वो देंगे, तो फिर रेप केस कहाँ से बनता है भाई? फिर SC/ST का केस कहाँ से बनता है भाई? जी, SC/ST का एक्ट आपने सही बोला। उसने ये भी बयान दिया है कि मेरे को उसने जो अपने जितनी 9 साल उसके साथ रही तो उसमें बार बार चमारी करके उसकी जाति को संबोधित किया गया है और उसे नीचा दिखाया गया है। सुनिए, अब ये बात है, तो जब आपके जाति को संबोधित कर आपके खिलाफ जो है डेरिगेटरी लैंग्वेज यूज़ किया गया, हाँ, कि तुम शूद्र जाति की हो या व्हाट्सएवर, मैं तो वहाँ था नहीं, आप भी नहीं थे, समझे ना? तो इस तरह का जो है बात को एलिगेशन में लाना, वो भी 9 साल तक आप
आपको कोई आदमी बार बार कहते रह गया इंटेंशनली और आपने जो है इसको कहीं कंप्लेन नहीं किया, तो इसका मतलब आप उसको मजाक में ले रही थी और आप उससे आनंदित हो रही थी। हाँ, इसका मतलब यही होता है कि आप किसी चीज़ों को बार बार कोई आदमी आपको आपसे आपके जाति धर्म विभेद करते हुए आपको कोई डेरोगेटरी गाली दे रहा है, तो भाई अगर आप ऑफेंडेड हो रही हैं तो आपको आपके लिए पूरी जो है देश में सैकड़ों प्लेटफॉर्म है, लीगल प्लेटफॉर्म के रूप में कोर्ट अदालत होता है, उसके बाद फर्स्ट स्टेज पुलिस के पास जा सकती थी, SC/ST कमीशन आयोग बना हुआ है, समझे, महिला आयोग बना हुआ है, उसके महिला हेल्पलाइन बना हुआ है, अदालतें यहाँ से लेकर लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सारे बने हुए हैं। तो आपको एक ईमेल्स भी भेज देती या व्हाट्सएप भी कर देती या कुछ, तो उसमें कोई एक्शन हो जाता। लेकिन आप तमाम चीज़ों को जो है आप अब इसलिए रेज कर रही हो कि आपको जो प्रॉमिस हुआ या ना हुआ ना आप जानते नहीं, देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट और कोई वीडियो भी नहीं है इस बात। हाँ, तो ये आप एक ब्लैकमेल कर रही हैं, उत्तर कुमार को आप ब्लैकमेल कर रही हैं। सीधा सीधा ये जो केस आ रहा है, ब्लैकमेलिंग का केस आ रहा है, उल्टा भाभ्या पर केस चल सकता है इस पर, समझे। दूसरी बात जो है, ये जो SC/ST का केस का जो ये बार बार जिक्र कर रही हैं कि मेरे साथ जो है जाति सूचक शब्द का ये कर मेरे गाली, तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि रूम में बैठकर कोई आदमी किसी को जाति सूचक गाली देता है तो वो गाली का कोई केस नहीं बनता है, ठीक है, अनलेस अंटिल पब्लिक व्यू में, पब्लिक डोमेन में, 10, 20, 50 आदमी, 5-10 आदमी के सामने अगर कोई आदमी आपको गाली सूचक शब्द कहता है, हाँ, आपके जाति को लगाकर कोई गाली देता है, समझे, और 10 आदमी में कम से कम 2 आदमी भी आपका एविडेंस में आना चाहिए कि हाँ ये आदमी जो है जाति सूचक मेरे साथ डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किया, मुझे गाली दिया, मुझे नीच जाति कहकर या उनके जाति सूचक शब्द कहकर, तब उसका कॉग्निजेंस कोर्ट लेती है। अदरवाइज बंद कमरे में किसी भी तरह की कोई भी बात को जाति सूचक कहा नहीं कहा, कौन देखा नहीं देखा, और देखने के बावजूद भी आपका एक मित्रता या किसी प्रकार का लेन देन या झगड़ा में कोई कुछ कह दिया, लेकिन पब्लिक में आपको कुछ नहीं कहा वो आदमी, तो ये केस नहीं चलता अंटिल जब तक उसके साथ कोई हिंसा ना हुई हो। नहीं, हिंसा तो अलग बात, ये देखिए हिंसा 2 प्रकार की होगी, एक शारीरिक होती है, एक मानसिक होती है। तो मानसिक हिंसा तो अगर वो कह रही हैं तो रूम तक ही है वो तो, लेकिन ये जो केस है SC/ST एक्ट का जो केस होता है वो पब्लिक व्यू में होना चाहिए। इसका मेन सिद्धांत यही है, सेक्शन 10(3) का है, 310 है शायद SC/ST। एक सवाल ये भी बनता है, इसने जिस तरीके से बोला कि इसको चमारी बोला गया है, कोर्ट इस बात पे भी ध्यान देता होगा कि उस वर्ड को किस सिचुएशन में बोला गया, किस टोन से बोला गया है। जैसे हम दोस्तों के बीच में भी होता है तो नहीं, टोन इज नॉट रिक्वायर्ड। टोन आप गलत मतलब हार्ड टोन में बोलिए या सॉफ्ट टोन में बोलिए, ये इंटेंशन इज रिक्वायर्ड। हाँ, जैसे दोस्तों के बीच में हम कहते हैं तो हम नहीं, दोस्त, देखिए ये सवाल ये है, अगर दोस्तों के बीच में अगर आप एक रूम में आप 1-2 लड़के हैं, आप मजाक में बोल लिए, और अगर पब्लिक व्यू है वहाँ भी 5-10 आदमी है, अगर उसने कंप्लेन कर दिया तब आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर उसने कंप्लेन नहीं किया, यानी वो मजाक में एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई हमारा दोस्त है, ऐसे मतलब कोई इंटेंशनली नहीं बोला, उसने मजाक में बोला। लेकिन अगर एक पब्लिक व्यू है, जैसे ये पब्लिक गार्डन है, यहाँ पर जो है 10, 20, 50 लोग आसपास खड़े हैं, देख रहे हैं, हम दोनों के वार्तालाप झगड़े को देख रहे हैं, उसके दौरान अगर वो व्यक्ति कहता है कि तू शूद्र जाति का है, नीच जाति का है, जाति सूचक जो भी शब्द होते हैं, समझे ना, वो आपके जाति से सूचक शब्द को विरूपित रूप में विथ द बैड इंटेंशन आपको अगर कुछ कहता है, गाली देता है, तो उसके खिलाफ केस एडमिसेबल है और वो चलेगा और उसको सज़ा मिलेगी। तो एक सवाल ये भी है, जैसे कि जब भव्या गौतम की असलियत बताने के लिए जो उत्तर कुमार के सपोर्टर्स है वो उतरे, एक सोनम सेन जी हैं, वो भी हरियाणवी कलाकार हैं, उनको बाकायदा उन्होंने हमको वीडियो दिखाया जिसमें सोनम सेन को ये कहा गया भव्या गौतम के थ्रू कि मैं जानती हूँ कि तू किसी के से पैसे कमाती है और तेरी लीक वीडियो मेरे पास है, यानी पॉर्न वीडियो मेरे पास है, तू एक पॉर्न स्टार है, उसको कमेंट भी किया है। ये सारे एविडेंस उन्होंने हमें दिखाए। तो क्या इससे उन्हीं पे उल्टा केस डल सकता है? डल सकता है, क्योंकि वो मान लीजिए आप पॉर्न स्टार हैं और आपके प्रोफेशनली आप रॉन्ग हैं, बिकॉज आर्टिस्ट का एक एथिक्स होता है, मोरालिटी होती है, और आप एथिक्स और मोरालिटी और मॉरल्स के अगेंस्ट जाकर आप अपना काम कर रहे हैं और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप अपने अस्मिता को बेच रही हैं, समझे ना, या बेच रहा है कोई भी व्यक्ति। उनको ये ब्लैकमेल किया गया है कि ऐसा मेरे पास वीडियो है। असलियत में जब हमने पूछा तो कह रहे हैं पता नहीं हमारा कोई ऐसा वीडियो है कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनको बोला गया पब्लिकली आके, लाइव आके कि तू एक पॉर्न स्टार है, भव्या गौतम ने बोला है सोनम सेन को, क्योंकि वो उत्तर कुमार जी का सपोर्ट करी थी, और साथ ही साथ ये धमकी भी दी कि अगर तू दोबारा चैनल पे नजर आई
तो ये किसको बोल रही है? सोनम सेन को बोली है वो अच्छा, भव्या भव्या गौतम बोल ने, रही है, हाँ, अच्छा, अच्छा। कि अगर तू दोबारा चैनल पे दिखी उसका सपोर्ट करते हुए, तो अब तक पैसा जितना ले ली तूने उत्तर कुमार से पैसा ले ली, अब अगर सपोर्ट करने के लिए तू आई तो ये वीडियो लीक हो जाएगी, तो इस पे क्या नहीं, एक्शन? ठीक है, देखिए ये तो उनका दो व्यक्ति का पर्सनल आपस ये में लाइव में जाके उन्होंने बोला है पब्लिकली नहीं नहीं, सोशल मीडिया इट्स ओके, इट्स ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इससे इस केस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट भव्या गौतम पे क्लेम हो सकता है कि इसने मुझे डराने की नहीं कोशिश की है, नहीं नहीं, लिसन लिसन, अगर सचमुच जो वो बोल रही है भव्या जी, भव्या गौतम, अगर उसके पास इविडेंसेस है व्हाट्सएवर सी इज अटरिंग ऑन डिजिटल मीडिया, तो अगर उसके पास है, अगर वो लीक करती है, तो उससे बहुत ज़्यादा ये होगा कि उसका इमेज खराब होगा। अदरवाइज केस तो तभी होता है जब आप किसी व्यक्ति के खिलाफ आप जो है एफआईआर करो या कोर्ट में डायरेक्ट केस करो, और उससे क्या हानि पहुंच रही है, एक इंडिविजुअल को क्या हानि पहुंच रही है, या एक समाज को क्या हानि पहुंच रही है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी को क्या हानि पहुंच रही है, या देश को क्या, या अंतर्राष्ट्रीय धर्म या जाति को क्या इससे जो है हानि पहुंच रही है, तब उसके खिलाफ कोई, ऐसे तो नंगे लोच तो मतलब अगर आप ब्लू फिल्म भी हजारों लोग बनाते हैं, बीएफ बनाते हैं, कहाँ कोई एक्शन होता है? अगर इसका मतलब कि अगर भव्या गौतम पे वो केस करते सोनम सेन की इस तरीके से धमकी दी है, और ऐसा मेरे को धमकी दी है कि अगर मैं इसके खिलाफ बोलती हूँ तो ये लीक कर देगी, और ये रिटन कंप्लेंट करे तो उसके ऊपर अच्छे से केस होगा, तभी इससे इस केस पे भी इफेक्ट पड़ सकता है उनके। नहीं नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दिस। ये केस जो भव्या और क्या नाम बताई, सोनम सेन, सोनम सेन, इस दोनों का अलग इशू है, और उत्तर कुमार का और भव्या का जो एक केस है उसका अलग इशू है। इस दोनों के कन्फ्लिक्ट में, झगड़े में जो है वो उत्तम कुमार के केस का कोई लेना देना। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस समय पे महिला अपने ही कानून का, जो कानून सरकार ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए दिया, उसका दुरुपयोग कर रही है? बिल्कुल 100, वही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो लॉ जो इम्प्रेट किया गया इंडियन सोसाइटी में, इंडियन लॉ में, वो सारा जो है यूरोपियन कंट्रीज से लॉ आया, जहाँ पर महिलाओं को अधिकार नहीं था, महिलाओं को एम्पावरमेंट नहीं था, महिलाओं के साथ दुरुपयोग, दुराचार बहुत ज़्यादा होता था, इसीलिए इस तरह का लॉ आया था। लेकिन उन तमाम लॉ को जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज एंड हार्वर्ड वगैरह वगैरह से पढ़कर जो लोग आए हैं, उसी तरह के सोसाइटी, भारत की सोसाइटी का अध्ययन करना चाहिए था, उसके अनुसार लॉ बनाना चाहिए। सिमिलर लॉ जो यहाँ लाकर ठोक दिया, हाँ, वो गलत किया, वो गलत हुआ। और उसमें क्या हुआ कि अब जो क्रिश्चियन एजुकेशन जो बड़े पैमाने पर गांव-गांव में फैल गया, और लोग जो महिलाओं को के अधिकारों को मिसयूज करते हुए बड़े पैमाने पर लोगों ने उसको एक प्रोफेशन बना लिया। कई ऐसी महिलाएं हैं भारत देश में जो एक मतलब 30-30, 40-40 शादियां की हुई हैं, मतलब 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने अपना शादी के नाम पर, फिर कहीं नाम डिवोर्स लिया, फिर उससे कंपनसेशन ले लिया, कहीं कोई बड़ा आदमी है उसको पटा लिए, उसके बाद सेक्सुअल रिलेशन एनकाउंटर रख लिए, एक तो उसके बाद कोर्ट में लिटिगेशन डाल दिए, उसके बाद उसके बदले गाड़ी ले लिए, मकान ले लिए, बैंक बैलेंस ले लिए, तलाक पेंडिंग कर दूसरा को ले लिया, तीसरा। तो ये एक तरह का जो, दूसरी जो सबसे जो कमी है भारतीय 9498 ये जो लॉ आया है, उसमें क्या हुआ कि आप झूठा केस भी करती है महिला, तो केस हार जाने के बाद भी, महिला अगर केस हार जाती है, गलत साबित हो जाता है, तो उसके ऊपर जो है रिवर्ट होकर उसके ऊपर केस नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। जबकि और सारे जो कानून में ऐसा है कि अगर आपने झूठा केस किया, जो क्रिमिनल या सिविल, तो आपके ऊपर उसके खिलाफ केस चल सकता है, हाँ, मानहानि का केस। लेकिन इसमें ऐसा दे दिया तो महिलाओं को लगा भाई हम तो कुछ भी कर दे, झूठा केस भी फाइल कर देंगे, और केस 10 साल के 5 साल के बाद हार भी जाएंगे, तो इतने साल में तो मैं क्या सब भूल जाएंगे कि सरकारी कोर्ट कोई पावर नहीं है कि मेरे ऊपर केस चला सके, प्लस इतने साल में मैं कितना एक्सप्लॉइट कर उससे बहुत कुछ अर्न कर लूँगी, तबाह कर लूँगी, उनके ज़मीन जायदाद बेच दूँगी, घर मकान किराया, यानी बिना मेहनत के अमीर होने। हाँ, मतलब ये बहुत ही जो है डेरोगेटरी लॉ जो है लाया गया। और उसके बाद क्या हुआ इस देश में कि आपको इस तरह का जो एक गैंग बन गया पूरे भारत में, कि इस तरह के महिलाओं का, और बहुत सारी एजेंसियां भारत में लॉ के नाम पर यही काम कर रही हैं कि देखती हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन लड़कियों को हम यूज कर कर इस तरह का व्यापार करवाकर पूरे भारत में के लोगों के फैमिली लाइफ को तोड़ सकते हैं, समझे, और उनसे पैसा कमा सकते हैं करोड़ों करोड़, और ये चल रहा था। तो 498 के जो पीड़ित लोग थे, उनका आफ्टर ट्रायल जो है 90 to 95% जो केसेज फॉल्स पाए गए आफ्टर ट्रायल, मतलब कोर्ट के ट्रायल के बाद ये 498 का जो वीमेन एम्पावरमेंट का केस था वो फॉल्स पाया। इसी तरह महिलाएं रेप का केस फॉल्स कर रही हैं, दहेज का केस फॉल्स कर रही हैं, और मेरा कहना है कि उनको ये इस तरह का जो है उनको बचपन में से लेकर बड़ी होने तक, दोनों पुरुष और महिला दोनों को, लड़कों को और लड़कियों को, फैमिली एक सेक्रोसेंक्ट इंस्टीट्यूशन है। और भारत में ये मुसलमानों की तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हिंदुओं में और सनातनियों में, समझे ना, ये एक बहुत बड़ा जो है विधि है, व्यवस्था है समाज चलाने का, परिवार चलाने का। तो इस पर जो है जैसे आम तरह का एजुकेशन होता है, उनको भी एक अच्छी
शादी विवाह रहन सहन समाज संचालन उस पर जो है वो विधि ज्ञान देना चाहिए और हर तरह का कैसे रहा जाए चाहे गरीब हो अमर। सरकार को इसमें आगे आना चाहिए कि महिलाओं को बच्चों को स्कूल से लेकर शादी होने तक और बाद में कैसे जो है फैमिली मैनेजमेंट हो या इसका संचालन हो, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स में आना चाहिए कि जीवन को कैसे आगे संचालित किया एक जाए। आखिरी सवाल है छोटा सा। जब भव्या गौतम के केस में सब कुछ क्लियर है कि ये झूठ है, फॉल्स एलिगेशन लगे हैं, उसके बाद भी कोर्ट ने उसे वक्त दिया है, एक अलग ट्रायल का डेट दे दिया है, वो क्यों? कोर्ट ने ये केस को रफा दफा ही क्यों नहीं किया हाथ वाथ? नहीं देखिए, जब कोई भी केस कोर्ट में चला जाता है ना तो उसका एक जुडिशियल प्रोसेस होता है, तो वो जो प्रोसीडिंग्स में हर आदमी को आप मीडिया ट्रायल में आप जैसा सुनते हैं जो लोग बोलते हैं, हाँ उसके अनुसार आपने एक व्यू बना लिया, लेकिन ये व्यू किसी भी तरह का व्यू कोई भी एविडेंस इसका जब तक एक जुडिशियल प्रोसेस नहीं होगा, एक जो जस्टिस के आई से जो है वो स्क्रीनिंग नहीं होगा कि जो एविडेंस मेरे पास आया है लड़के का लड़की का या जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या एफएसएल रिपोर्ट है या अन्य तरह का कोई बयान आया डॉक्यूमेंट्री हो या स्टेटमेंट हो, उसका एविडेंस और फिर उसका क्रॉस ट्रायल होता है। मतलब आपने कुछ बोला और लड़की का जो है उसने कुछ और बात कहकर उसका जवाब दिया, बात को काट कर उसको सबूत में ला दिया, तो हमारे और आपके सोचने से नहीं होगा। वो एक बार केस कोर्ट में चला गया तो हमारे और आपके बकबक करने से कुछ नहीं होगा। वो जब तक उसका प्रॉपर ट्रायल नहीं हो जाता तब तक, हाँ अगर इसकी भव्या की सारी बात झूठ साबित हो जाती है तब उसके खिलाफ फिर उसके खिलाफ आ जाएगी। और उत्तर कुमार जो एक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, उनको रिहा भी कर दिया जाएगा, उनको न्याय मिलेगा और बाद में हो सकता है वो। पर आपने बोला कि इसमें भव्या कुमार पे फिर से केस नहीं हो सकता। भव्या गौतम पर सॉरी नहीं, भव्या गौतम पर फिर से केस हो सकता है, बिकॉज ये 498 का केस नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा था 498 एक वाले इशू पर बता रहा था। इस तरह के जो फ्रॉडिज्म ब्लैकमेलिंग का जो इशू है उस पर हो सकता है, समझे ना, ये इस पर यहाँ रोक नहीं है। हाँ, इस पर हो सकता है। इसका मतलब अगर भव्या गौतम ने जो बोला कि ये उसकी वीडियो नहीं है, एआई के थ्रू बनाया गया है। नहीं, यू हैव टू प्रूव इट ना, मुंह से कहने से थोड़ा ही होता है। तो एआई का जो लैब टेस्ट है ना, लैब टेस्ट है, तो लैब टेस्ट के अनुसार जो है वो सारा चीज़ प्रूफ हो जाएगा कि वेदर दिस वीडियो इज एआई जनरेटेड और इट्स ए रियल रिकॉर्डिंग, समझे ना। तो वो मुंह से कहने से कुछ नहीं होता है कि एआई जनरेटेड अलग ही दिखता है चीज़, समझे। आप हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे हो इसका और इसी तरह का एक एआई जनरेटेड बना दीजिए, दोनों को एक साथ रख दीजिए, बिल्कुल अलग दिखेगा, समझे ना। तो मुंह से कहने से नहीं होगा। शॉर्ट में कहें तो अगर भव्या गौतम ने जो केस डाला है अगर वो फॉल्स निकलता है तो भव्या गौतम के ऊपर दोबारा कार्रवाई केस हो सकती है। हाँ, हाँ, काउंटर। इस पे सजा कितनी होगी? अब वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से सेक्शंस में, बीएनएस के कौन कौन से सेक्शन में फायर हुआ है। तो ऑलमोस्ट जो होता है जितनी सज़ा होती है उतना सज़ा उनको भी होगा। धन्यवाद।